नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी की इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष को लेकर। और बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा विषय है वो है हिंदी का शिक्षण शास्त्र को लेकर। हिंदी की शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हमारी जो इकाई तृतीय है हिंदी भाषा शिक्षक, और इस तृतीय इकाई का जो प्रकरण है वो है पाठ योजना निर्माण के चरण या सोपान को लेकर। चरण या सोपान के अंतर्गत साथियों हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पूर्व की वीडियो व्याख्यान में भी हमने दो चरणों या सोपानों पर हमने बात की है। सबसे पहला तो हमने लिया है प्रस्तावना, उसके बाद हमने अध्ययन किया था हमें उद्देश्य कथन को लेकर। और उद्देश्य कथन में शिक्षक किस प्रकार से विद्यार्थियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए उद्देश्य कथन मतलब प्रस्तावना प्रश्न का जो अंतिम प्रश्न है उसे शीर्षक के रूप में अधिग्रहण करते हुए बालकों को अपने शीर्षक के रूप में, अपने प्रकरण के रूप में उस विषय की ओर ले जाता है। और अब हम बढ़ रहे हैं, हमारा तीसरा सोपान या चरण वो है हमारा प्रस्तुतिकरण को लेकर। साथियों, ये जो बिंदु है, सोपान है, चरण है, बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टि से हम आपके सामने इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसमें विशेष बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कुछ, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। आइए हम बढ़ते हैं अपने प्रकरण और अपने महत्वपूर्ण उस बिंदु की ओर जो तृतीय है प्रस्तुतिकरण। इसमें सबसे पहले हमें एक विशेष बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करना है, वो है नवीन ज्ञान प्रदान किया जाता है। इस साथियों, इस प्रस्तुतिकरण के दौरान अध्यापक के द्वारा, शिक्षक के द्वारा नवीन ज्ञान, नवीन अवधारणाओं के बारे में ज्ञान अपने विद्यार्थियों को प्रदान किया जाता है। और ठीक उसी प्रकार से गद्य पाठ में शिक्षक द्वारा आदर्श वाचन किया जाता है। मान लीजिए हिंदी का शिक्षक है और वो गद्य पाठ को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने जा रहा है, उस पर अध्ययन किया जा रहा है। तो साथियों, जैसे कि मान लीजिए महादेवी वर्मा का जो संस्मरण है, भक्तिन है, गोरा है, या अतीत के चलचित्र हैं, हम किसी भी से गद्य पाठ की या प्रेमचंद की कहानी ले लेते हैं, जैनेन्द्र की कहानी पढ़ने जा रहे हैं, किसी की भी कहानी हम लेखक की या कवि या कवियत्री की या कहानीकार की कहानी को हम पढ़ रहे हैं या निबंधिका को पढ़ रहे हैं, तो हमें सबसे पहले गद्य पाठ में क्या करना है, शिक्षक के द्वारा आदर्श वाचन किया जाता है। उसको कहीं मतलब शिक्षक क्या करेगा, एक आदर्श वचन के रूप में, और उस उस पूरी पंक्ति को एक आदर्श के रूप में वहां पर पढ़ेगा, ताकि विद्यार्थियों को स्पष्ट रूप से अंतिम पंक्ति में बैठे छात्रों को भी सुनाई देना चाहिए। उसके बाद अगला जो बिंदु ये कहता है कि पद पाठ में शिक्षक द्वारा सस्वर वाचन और व्याकरण संबंधी उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। साथियों, बिल्कुल हमें इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि यदि गद्य पाठ शिक्षक पढ़ा रहा है, शिक्षक के द्वारा पठन किया जा रहा है, तो सस्वर गद्य पाठ है तो उसमें आदर्श वाचन किया जाएगा। और पद पाठ को पढ़ाया जा रहा है, पद के बारे में अध्ययन किया जा रहा है, किसी कवि की रचना के बारे में, कविता के बारे में, या कोई गीत है, बाल गीत है, या कोई लोकगीत है, तो उसका अध्ययन एक पद्यांश के रूप में अध्ययन किया जा रहा है। तो शिक्षक को सस्वर वाचन से संबंधित साथियों मेरा इस प्रकार से है मंतव्य कि सस्वर वाचन में आप आदर्श, उचित गति, लय, ताल के साथ में आप उस आदर्श वाचन वहां पर करें। वहां पर उसका सस्वर वाचन मतलब यति गति का ध्यान रखते हुए हमें उस पद पाठ का वाचन करना चाहिए, तो वो कहलाएगा सस्वर वाचन। उसमें स्वर के उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए हमें उस पाठ का वाचन सस्वर करना चाहिए। हमें लग रहा है कि इस पाठ में सस्वर वाचन में कहाँ स्वर के जो उतार एवं चढ़ाव को विशेष ध्यान देना है, कहाँ यति है और कहाँ गति का ध्यान रखना है, ताकि
छात्रों को स्पष्ट रूप में उस कविता के उस अंश के बारे में उन्हें समझ में आ जाए। और इसमें यही बात आपने लिखी है कि यदि पद पाठ में वाचन और साथ में व्याकरण के उदाहरण, यदि पद पाठ के वाचन के दौरान व्याकरण के संबंधी उदाहरण है तो उन्हें भी शिक्षक द्वारा वहां प्रस्तुत किया जाता है। तो व्याकरण से संबंधित उस पद भाग में शब्दों के अर्थ आते हैं, मुहावरों के अर्थ आते हैं, या फिर कोई विशेष संधि या समास से जुड़ी हुई बातें हैं, या फिर कोई सूक्ति है, कोई अलंकार के से जुड़ी हुई चीजें हैं, या फिर कोई मुहावरे या लोकोक्ति के बारे में कुछ बात कही गई है, तो वहां पर हम उनका संबंध उदाहरण देकर बालकों को समझाया जा सकता है। और इसी में एक विशेष बात और कही गई है कि सामाजिक अध्ययन विषय में अध्यापक कथन किया जाता है। यदि अध्यापक सामाजिक विषय को पढ़ा रहा है, सामाजिक का अध्यापक है, तो वहां पर अध्यापक कथन किया जाता है। अब अगला बिंदु जो हमारे समक्ष है वो है संबंधित सहायक सामग्री के द्वारा अवधारणा को स्पष्ट किया जाता है। कि आप हिंदी में गद्य भाग पढ़ा रहे हैं या पद्य भाग पढ़ा रहे हैं, या सामाजिक अध्ययन का विद्यार्थी अपना अध्यापन कार्य करवा रहा है, तो साथियों उसमें सहायक सामग्री का विशेष महत्व है। किसी भी शिक्षण में आप शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना आपके लिए एक कह सकते हैं कि अनिवार्य तत्व है। और उसके उपयोग के माध्यम से आप अपने शिक्षण प्रक्रिया है, कक्षा कक्षीय शिक्षण है, या जो शिक्षण सीखने सिखाने की जो पूरी व्यवस्था है उसमें आप सहायक सामग्री के माध्यम से उस शिक्षण को बहुत ही प्रभावित रूप से बना सकते हैं, उस प्रक्रिया को प्रभावी एवं रुचिकर बना सकते हैं। तो सहायक सामग्री के प्रदर्शन के द्वारा आप जिस अवधारणा को, जिस प्रकरण को विद्यार्थियों को समझाने जा रहे हैं, तो उसका प्रभाव वहां पर एक दुगुना पड़ेगा। और सहायक सामग्री के प्रयोग से क्या होगा कि जिस अवधारणा को आप समझाना चाह रहे हैं उसको विद्यार्थी मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से एक रुचि लेते हुए उसको वहां पर अधिगम कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अब अगला बिंदु जो कहता है हमें कि अनुकरण पाठ में छात्रों का चयन करना चाहिए तथा अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध कराते जाना चाहिए। बिल्कुल सत्य है साथियों कि जब हम अनुकरण वाचन कर रहे हैं, अनुकरण वाचन की ओर बढ़ रहे हैं प्रस्तुतिकरण में, तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अनुकरण में हमें छात्रों का चयन करना चाहिए तथा उनका अनुकरण करते हुए छात्र वहां पर पढ़ते रहेंगे। तो उससे क्या होगा कि शिक्षक को यह आकलन करने में सुविधा रहेगी कि छात्रों के द्वारा पंक्ति का या किसी शब्द का या किसी वाक्य का अशुद्ध उच्चारण तो नहीं किया जा रहा है, और यदि उसको उच्चारण किया जा रहा है तो उसको साथ ही साथ में शुद्ध कराते हुए उच्चारण संबंधी समस्या को दूर किया जाना चाहिए। काठिन्य निवारण छात्रों की सहायता से करना चाहिए। अब क्या होगा कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उच्चारण की दृष्टि से बालकों के लिए ज़्यादा सुविधाजनक नहीं होते हैं, या उच्चारण संबंधी समस्याओं का सामना हमें एक उच्च प्राथमिक स्तर पर या प्राथमिक स्तर पर अधिकतर करने को मिलता है हमें। तो हमें उनका निवारण कैसे करना चाहिए? उनका निवारण हमें छात्रों की सहायता से ही करना चाहिए, छात्रों से ही उसका उच्चारण करवाना चाहिए, और छात्रों के द्वारा ही शुद्ध कराने का अध्यापक एक सहायक के रूप में वहां पर अध्यापक को रहते हुए उस उच्चारण को शुद्ध करवाने का प्रयास वहां पर करना चाहिए। अगला बिंदु जो है काठिन्य निवारण व उच्चारण संबंधी समस्याओं को श्याम पट पर लिखकर शुद्ध रूप में अभ्यास कराना चाहिए। साथी कि काठिन्य निवारण करने के लिए तथा उच्चारण संबंधी कोई भी शब्द है या वाक्य है तो उसको श्याम पट पर लिखकर उसको शुद्ध कराने का प्रयास अध्यापक को करना चाहिए। शुद्ध रूप में लिखकर बालकों को समझाना चाहिए। अब जो हमारे पास अंतिम बिंदु है प्रस्तुतिकरण का, वो किस प्रकार से है कि श्याम पट पर लिखते समय शिक्षक को निम्नलिखित
सावधानियां रखनी चाहिए। अब शिक्षक को श्याम पट्ट पर लिखते समय अब काठिन्य निवारण करा रहा है, उच्चारण संबंधी समस्याओं को दूर करने का प्रयास शिक्षक के द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें श्याम पट्ट को हालांकि हमारे जो बीएड शिक्षण में एक कौशल है और उस कौशल को हम किस प्रकार से हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, तो ये शिक्षक की योग्यता एवं बुद्धि चातुर्य तथा साथ साथ में उस योग्यता का एक प्रमाण है वहाँ पर कि आप श्याम पट्ट पर को कितना आप उपयोग में लाते हैं और किस प्रकार से लाते हैं, और श्याम पट्ट के माध्यम से विद्यार्थियों को किस प्रकार से आप उनका ध्यान आकृष्ट करने में सफल होते हैं। तो ये शिक्षक की सफलता का और प्रामाणिकता का एक तथ्य है। तो श्याम पट्ट पर लिखते समय हमें किन किन बातों का कुछ ध्यान रखना है, तो मैंने कुछ बिंदुओं को वहां पर आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो वो साथियों किस प्रकार से हैं, सबसे पहले कि नंबर 1 पर श्याम पट्ट के बाईं ओर, श्याम पट्ट के बाईं ओर मैंने बाईं ओर लिखा है, श्याम पट्ट के बाईं ओर शिक्षक को तिरछा खड़े होना चाहिए, तिरछा अक्षर से खड़ा होना चाहिए। शायद मुझे कंफर्म नहीं है या मुझे पूरा मतलब ये मान लीजिए कि 45 डिग्री का एक जो मतलब कोण रहना चाहिए, तो शिक्षक को इस तरह से लिखते हुए लिखना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बोर्ड के सामने खड़ा नहीं होना चाहिए से, या फिर बिल्कुल सामने खड़े हो जाए, बालक है हमारे विद्यार्थी है उसे देख ना सके, तो थोड़ा तिरछा खड़ा होते हुए लिखना चाहिए। द्वितीय बिंदु जो हमारे समक्ष है वो इस प्रकार से है, श्याम पट्ट पर सुपाठ्य स्पष्ट एवं बड़े अक्षरों में लिखा जाए। साथियों, श्याम पट्ट पर लिखते समय हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, लेकिन साथियों मैंने यहाँ पर जगह की कमी के कारण या स्थान की कमी के कारण थोड़ा सा इसको छोटा लिखा है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं है कि आपको पढ़ने में या देखने में समस्या उत्पन्न हो। तो अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए कि बीएड प्रशिक्षण के दौरान हमें ये चीज़ें समझाई जाती हैं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बोर्ड पर लिखने का जो हमारे अक्षर हैं, अक्षरों की बनावट के लिए जो मानक जो तय किया गया है, तो वो 15 जो mm है, 15 का जो मतलब है उसका साइज, उसका जो आकार है 15 mm का रहना चाहिए। तो श्याम पट्ट पर सुपाठ्य स्पष्ट एवं बड़े अक्षरों में लिखा जाए। यदि काठिन्य निवारण कर रहे हैं, शब्द की असुविधा है, तो हो सके तो कम से कम 15 mm का तो होना ही चाहिए, और इससे बड़ा भी लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा है। श्याम पट्ट पर लिखते समय शिक्षक को बोलना नहीं चाहिए, बिल्कुल सत्य है साथियों, लेकिन हम छोटे प्राथमिक स्तर में पढ़ा रहे हैं तो बोलना भी चाहिए। लेकिन क्या होगा साथियों, इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि हम किसी भी अवधारणा को बोर्ड पे लिखते भी जा रहे हैं, साथ में बोलते भी जा रहे हैं। उससे ये होगा कि कुछ छात्र उसे पढ़ने में उनका जो रुचि है, आपने बोल भी लिया, लिख भी लिया, तो आपको बोलने के साथ ही वो लिख लेंगे और श्याम पट्ट पर उनका ध्यान नहीं जाएगा। तो आपने एक बार लिखो, ताकि क्या होगा कि बालक बार बार उनके मन में एक कौतूहल की दृष्टि से वो बार बार देखेंगे आपको कि गुरुजी क्या लिख रहे हैं बोर्ड पे, और पढ़ते भी जाएंगे, साथ में वो लिखते भी जाएंगे। और फिर आपके पढ़ाई के दौरान जब उसको समझाया जाएगा तो वो चीज़ें उनको कंठस्थ हो जाएगी। इसलिए शिक्षक को लिखने के बाद समझाना चाहिए। बोर्ड पर लिखते जाएं और बोलते जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। तीसरा बिंदु है, चतुर्थ बिंदु हमारे सामने है, श्याम पट्ट पर लिखते समय बीच बीच में कक्षा में विद्यार्थियों पर दृष्टि डालते रहना चाहिए, जिससे कक्षा में अनुशासन बना रहे। बिल्कुल साथियों, हम लिख रहे हैं, थोड़ा तिरछाई में लिख रहे हैं, साथ साथ में विद्यार्थियों पर दृष्टि डालते हैं, तो उनको ये लगेगा कि गुरुजी लिख रहे हैं, लेकिन गुरुजी हमको देख रहे हैं, या उनका ध्यान हमारी ओर है कि हम कोई शैतानी करेंगे तो गुरुजी हमें देखकर हमें डांटेंगे, या फिर गुरुजी हमें शैतानी करने से मना करेंगे, रोकेंगे। तो हमें
गुरुजी जो देख रहे हैं तो हमें शैतानी नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी कक्षा का अनुशासन भी बना रहेगा, साथ में जो विद्यार्थी नहीं लिख रहे हैं वो भी लिखने लग जाएंगे। तो ये भी एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। तो हमें इन बातों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए इनके बारे में कुछ मैंने बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपको इस बिंदु के बारे में समझाने का प्रयास किया है। तो साथियों, प्रस्तुतिकरण बिंदु को लेकर ये हमारी सारी जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको बिंदुवार समझाने का प्रयास मेरे द्वारा किया गया। और फिर लास्ट में साथियों मैं बताऊंगा कि आपका प्रस्तुतिकरण होने के बाद में आपने जो बोर्ड पर लिखा है उसको बिल्कुल मिटा देना चाहिए। पूरी अनुमति होने के बाद में हमें इस बोर्ड पर लिखी सामग्री को मिटा देना चाहिए, ताकि आने वाले शिक्षक उस बोर्ड का, उस श्यामपट्ट का उपयोग कर सके। इसलिए साथियों, तो आज के लिए मैं सोचता हूँ कि आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।